हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। वेदांत क्लासेस नैनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक की। एनसीईआरटी सीरीज एनसीईआरटी बूस्टर कोर्स जो आपका चल रहा है उस सीरीज में मुझे लग रहा है ये आपका 5th वीडियो है और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी जैसा जानते हो कि इस चैनल पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड एनसीईआरटी पूरी कोर्स आपको लाइन बाय लाइन समझाई जा रही है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही बेहतरीन नंबर्स ला सको। तो अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो भी नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें रेगुलरली, आपको उनकी अपडेट्स मिलती रहे और आप अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर सको। चलो लेट्स कम टू द टॉपिक। हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्या कह रही है इस बारे में, लाइन टू लाइन डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी ने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है। हर एक लाइन का ऑपरेशन करेंगे और जो लाइन बिना काम की है, जो केवल आपको समझाने के लिए दी गई है या फिर केवल जो नोटेशंस के लिए लिखी गई है, उन्हें कैंसिल भी कर देंगे कि यार इस वाले को मत पढ़ो। मैं आपको सारी चीज़ें बताता भी चलूँगा कि इस वाली लाइन को मत पढ़ना, इस वाली लाइन को मार्क कर लो, इसे हमें पढ़ना है, जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो भी हमें पढ़ना है, कब जरूरत पड़ेगी। तो क्लास के टाइम एनसीईआरटी अपनी बुक अपने सामने रख लो, एक नोट्स अपनी रख लो, पेन पेपर मोड अपना रखो, ताकि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें, जो भी चीज़ें तुम्हें डाउट लगे तुम उसे नोट कर सको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। प्लस एनसीईआरटी को मार्क भी करते जाओ कि रिवीजन के टाइम हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ देना है, कौन सी लाइन पढ़नी है, कौन सी लाइन नहीं पढ़नी। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स होता है। हमने मान लिया कि सर एक हमारा यहाँ चार्ज पार्टिकल है, एक बना देते हैं, इसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये वाला एक हमारा चार्ज पार्टिकल है और इसे नाम दे देते हैं कोई प्लस चार्ज है क्यू। इसे हम लोगों ने नाम दे दिया कि कोई प्लस चार्ज है क्यू। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास चारों तरफ ना कहीं पर हमने कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू लाया और स्मॉल क्यू जब हम ला रहे हैं इसके पास या इससे कुछ दूरी पर, इसके सराउंडिंग स्पेस में, तो स्मॉल क्यू विल डेफिनेटली फील अ काइंड ऑफ फोर्स। स्मॉल क्यू पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इस वाले स्मॉल क्यू पर इस वाले क्यू के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसे फोर्स ऑफ रिपल्सन आप लोग कहते हो, क्योंकि दोनों चार्ज हैं क्या, सेम, लाइक चार्जेस। तो इनके बीच लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन और पहला वाला भगा देगा दूसरे वाले को इस तरीके से। चलो हम ऐसा समझते हैं कि यार पहला वाला चार्ज पार्टिकल था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज आया उसने उस पर फोर्स लगाया और जैसे ही इस पर फोर्स लगा ये चला गया, ये दूर चला गया। जब ये यहां से हट गया, जब ये यहां पर से हट गया, तो इस वाले पॉइंट पर, जिस वाले पॉइंट को हमने दिखाया था कि इस वाले पॉइंट पे हम लोग क्यों को ला रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर क्या कुछ बचा, क्या कोई प्रॉपर्टी, कोई भी नई चीज क्या कुछ बची, क्या नहीं बची। इसका मतलब यहां पर कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर चार्ज को लाने पर फोर्स क्यों लग रहा था। अगर उस वाले पॉइंट पे कुछ नहीं है तो चार्ज को लाने पर फोर्स क्यों लग रहा था। और फोर्स तो तभी लगेगा जब दो चार्जेस होंगे, क्योंकि कुलम्ब्स लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कुलम्ब्स ने फोर्स को तो इसी तरीके से डिफाइन किया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर कुलम्ब ने फोर्स को इस तरीके से डिफाइन किया है तो दो चार्जेस होंगे तभी फोर्स होगा, और जब हमने एक चार्ज को हटा दिया तो इस वाले पॉइंट पे कुछ बचा होना चाहिए, कुछ कोई प्रॉपर्टी तो रहनी चाहिए। उसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल क्यू या फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल क्यू के सराउंडिंग स्पेस में, इसके चारों तरफ कुछ तो है, कोई तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर जगह बनी रहती है, जो हर जगह बनी रहती है, और उसी प्रॉपर्टी के कारण जब उस पॉइंट पर, उस स्पेस में, उस सराउंडिंग में कोई नया चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर लगती है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस नए चार्ज पे क्या लगती है, फोर्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स लगने का जो कारण है वो किस प्रॉपर्टी के कारण डेवलप हो रहा है, फील्ड की। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बता रहा हूं क्या नहीं। तो एनसीईआरटी ने भी इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि फील्ड क्या है,
फोर्स के कारण डेवलप हुई है या किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड इट सराउंडिंग में कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, और उस फील्ड को किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। तो एक ये फॉर्मूला दे दिया है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर और R 2P R कैप। देखो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया क्या हमारा फॉर्मूला जो एनसीईआरटी ने दिया है। थोड़ा सा समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं हूं यहां पर एज अ चार्ज पार्टिकल, तो मेरे चारों तरफ यार कोई तो एक ऐसा स्पेस है जहां पर मैं दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कुछ तो लगा रहा हूं, उसी को इन्होंने नाम दिया है क्या, फील्ड। हर डिफरेंट पॉइंट पर, मेरे चारों तरफ हर एक डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। और अगर फील्ड अलग अलग है तो डेफिनेटली फोर्स भी अलग अलग है, जो कि आप जानते हो, क्योंकि फोर्स वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है फोर्स। फोर्स इज एक्चुअली व्हाट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या है, डिफरेंट है। उसी तरीके से हर एक पॉइंट पर फील्ड क्या है, डिफरेंट है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, उसके कारण जो फील्ड डेवलप हो रही होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है उसके सराउंडिंग में, उसके स्पेस में, उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहली लाइन में इन्होंने क्या डिफाइन किया है, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं जिसके कारण कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड डेवलप हो रहा है। यही सारी बातें हो रही हैं। तो अगर आप पहली लाइन को नहीं भी पढ़ते तो कोई इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला नहीं। तो पहली लाइन का बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं है। यहां पर एक फॉर्मूला इन्होंने यहां दिया है, दूसरा फॉर्मूला यहां पर दिया है फोर्स का। समझो इस बात को, हमने दो चार्जेस की इंटिटीज बनाई थी, मतलब दो चार्ज का सिस्टम बनाया था। एक चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बनाया था ऐसा प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बनाया था जिसे हम लोग ले रहे हैं अनदर प्लस क्यू। इस चार्ज को हम लोग सपोज कर रहे हैं मेन चार्ज, जिसके अराउंड हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है। और ये जो दूसरा वाला चार्ज है इसको हम लोग ले रहे हैं एज अ टेस्ट चार्ज, जिससे की हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। देखो ध्यान से सुनो, मैं इस वाले पॉइंट को जहां पर इस चार्ज पार्टिकल को रखा गया है, इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूं पॉइंट पी, पॉइंट पी। सो व्हेन द बोथ चार्जेस आर देयर, अब मैं नाम रफ कर दे रहा हूं, आप लिख लेना, व्हेन द बोथ चार्जेस आर देयर देन the Coulomb force between them, the Coulomb force between the charges is, आपको पता है ये फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो पहला जो चार्ज है Q है, दूसरा जो चार्ज है स्मॉल q है, अपॉन में R स्क्वायर है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, फोर्स वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहीं पर आप ऐड कर देते हो R कैप। यहीं पर क्या ऐड कर देते हो आप, R कैप। और R कैप आपको क्या बताता है, R कैप आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। तो अगर इस वाले Q के कारण इस वाले Q पर फोर्स सपोज करें, तो क्या ये फोर्स कुछ ऐसा ही होगा। अब आपसे कह रहा है कि इसी पॉइंट P पर, एट पॉइंट P, अगर हमने स्मॉल q को हटा दिया, स्मॉल q को क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, तो एक नई प्रॉपर्टी वहां पर बची रहती है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, जो फोर्स उस पर लग रहा था, और रिमूव क्या किया हम लोगों ने, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, तो q को रिमूव कर दिया, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में q। और ये किस वाले पॉइंट पे है, एट पॉइंट p, एट पॉइंट P। ये P वाले ही पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। ध्यान सुनिए, अगर इस फॉर्मूले को नोटिस किया जाए, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखा जाए, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज बनी है या जो फॉर्मूलेज बने हैं, इनको थोड़ा सा अगर यहां समझो, तो देखो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिखेंगे, एट पॉइंट P वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, और एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप अपॉन में आर क्यू, राइट। तो क्यू ने क्यू को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहां से अगर आप नोटिस करोगे तो क्यू एंड क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
केवल Q बिगर Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल Q, ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल Q, और किस वाले पॉइंट पर? एट पॉइंट P। इस वाले पॉइंट P पर आपको मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल Q। इसी को इन्होंने यहां पर, आप अगर आप फॉर्मूला देखो तो इन्होंने फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया है, F इज इक्वल टू उनके बीच जो फोर्स लग रहा था, फोर्स, और फोर्स को इन्होंने डिफाइन किया है कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, जो कि हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़ते आए हैं, कूलॉम्स लॉ में पढ़ते आए हैं। और उसी के बेस पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म लिखा है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। यहां पर देखिए R स्क्वायर R कैप, क्योंकि R स्क्वायर तो फॉर्मूला है और R कैप बताता है क्या? डायरेक्शन। और एक बात सुनो, ये कह रहे हैं कि R कैप को लिखा जा सकता है वेक्टर R अपॉन में मॉड ऑफ R या फिर केवल R। ये तो आप लोग जानते ही हैं, वेक्टर की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ना। तो जो दूसरा वाला पैरा लिखना है ये भी बहुत बड़ा, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि द वर्ड फील्ड सिग्निफाइज हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी वैरीज विद पोजीशन। किसी भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी जो बटी हुई है, जो चारों तरफ भागी हुई है, क्योंकि उस चार्ज के कारण हमने बताया था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पूरे स्पेस में फैली हुई है, हर एक डिफरेंट पॉइंट पर वेरिएबल है, बदल रही है, उसी को हम लोगों ने नाम दिया है क्या? फील्ड। तो अगर यहां पर आप नोटिस करो तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, क्योंकि F इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? F अपॉन Q इज इक्वल टू E पढ़ा। तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू लिख सकते हैं QE। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में देखें तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स E वेक्टर। अगर यहां से सोचो, इसे रीअरेंज करके जो फॉर्मूला हम लोगों ने इसका रियल फॉर्मूला पढ़ा था, तो रियल फॉर्मूला या फिर आप कह लो कि जो रीअरेंज वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में Q। तो इसकी यूनिट क्या होगी? यहां से इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स की न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी में मार्क करते चलो कि यही वाली बातें आपकी काम की है। तो देखो, पहला पैराग्राफ पढ़ने का कोई बहुत बड़ा नीड नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में आपको केवल और केवल एक लाइन काम की मिली है कि द वर्ड फील्ड सिग्निफाइज दैट प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल अ पर्टिकुलर पोजीशन। फिर फोर्स को आप लोगों ने जानते हो कैसे डिफाइन किया है, फोर्स के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, और एक ये रिलेशन मिल गया फोर्स और फील्ड का। फिर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मिल गई है वो क्या मिल गई? यूनिट। देखो, अभी इस चैप्टर में आप यहीं पे पढ़ रहे हो न्यूटन पर कूलम, लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन में dr और dz। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि v है वोल्टेज और z है डिस्टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एक अनदर यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर इज आल्सो द यूनिट फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम हम ऐसा यूनिट कह रहे हैं, और वोल्ट पर मीटर भी एक टाइप का ऐसा ही पार्ट होता है। चलो देखो, अब अगर आपने यहां से इस फॉर्मूले को नोटिस किया है, कौन सा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू क्या नोटिस किया है? QE। अगर Q की वैल्यू को रख दे 1, Q की वैल्यू को क्या कर दे? 1, तो फोर्स हो जाएगा नथिंग बट फील्ड। फोर्स हो जाएगा क्या? नथिंग बट फील्ड। अरे यार, फोर्स क्या है? वही फील्ड है जो किस पे लग रही है? 1 कूलम चार्ज पे लग रही है। कहां पे लग रही है? इस वाले चार्ज पार्टिकल के स्पेस में, किस पॉइंट पर? जहां पर वो रखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ गिवन चार्ज पार्टिकल। हो गया सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन बन गई। देखो, इस वाले पेज में यही लाइन आपको मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर डिफिनेशन दे रहा है। फ्रॉम दिस इक्वेशन 1.8 वी कैन रेफर दैट द Q इज अ यूनिट। अगर Q क्या होता? 1 होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q at a point in space may be defined as the force on that a unit positive charge would experience if placed at the same point। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एट दैट पॉइंट, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी सिंगल या 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही है जिस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालते हैं? फील्ड निकाल रहे हैं, या फिर जिस पॉइंट पर हम लोगों ने किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया।
देखो अब इसके आगे का जो पैराग्राफ दिया है यहां पर, यहां तक तो डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट थी पिछले पैराग्राफ से। ये वाला जो लाइन दिया है यहां से लेकर के यहां तक, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। दो चार्जेस हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूं कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये है हमारे पास। ये जब चार्ज पार्टिकल था सिंगल ऐसे पड़ा हुआ था तो कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल नहीं था, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल लाया तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये वाला इस वाले को रिपेल करेगा, ये वाला इस वाले को रिपेल करेगा। तो जैसे अगर ये सिंगल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज पार्टिकल आए दोनों भागेंगे, जैसे ही दूसरा चार्ज पार्टिकल आ गया दोनों भागेंगे। अब सोचो जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर यहां पर हमारा Q वाला चार्ज पार्टिकल था और इसके पास जैसे ही हम दूसरा प्लस Q का चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं तो इसके कारण ये भी तो भाग जाएगा, उस दूसरे वाले चार्ज के इन्फ्लुएंस के कारण ये वाला भी चार्ज तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन फील्ड को पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस वाले चार्ज पार्टिकल को ऐसा लिया जाए कि इसका जो इस पर क्यों पर जो इफेक्ट आए वो नेग्लेजिबल आए, जो इफेक्ट आए वो क्या है, नेग्लेजिबल आए। देखो फोर्स तो सेम होगी, फोर्स सेम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोर्स कभी डिफरेंट नहीं हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्यू पर अदर से कुछ फोर्सेस लगाएंगे। देखो इस वाले पैराग्राफ में अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने बोला है कि टू होल्ड क्यू हम क्या करते हैं, कुछ अनस्पेसिफाइड फोर्सेस लगाते हैं ताकि वो मूव ना करे, वो भाग ना सके। और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा कि अनस्पेसिफाइड फोर्स तो लगाओगे, लेकिन इस वाले क्यू को ऐसा लेना है कि इसका इंफ्लुएंस इस वाले पर बहुत ज्यादा ना आए। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले के लिए, मतलब इस वाले क्यू को हम इतना कम रखें, इस वाले क्यू को हम क्या करें, इतना कम रखें कि इसका इंफ्लुएंस दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल पर ना पड़ने पाए और फील्ड जो है उसमें उसको निकालने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में आपसे यही बोला है, इसको पढ़ने की कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है। ये वाला जो लाइन आपको या एक फॉर्मूला आपको यहां पर दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू और लिमिट क्यू टेंस टू जीरो, क्यू टेंस टू जीरो, या फिर आपको कह रहा है जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, देखिए उसके लिए क्या बोला है, टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। अगर यहां पर आप पढ़ोगे अ कॉल्ड, लाइक यहां से देखिए, which is producing the electric field is the called as a source charge, जो Q था जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था उसे हम लोग सोर्स चार्ज कर रहे हैं, एंड द चार्ज स्मॉल q is which is used for the test effect of the source charge is known as what, टेस्ट चार्ज। अब जो टेस्ट चार्ज है, a way out of this difficulty is to make q negligible small, Q को बहुत ही ज्यादा हमें छोटा लेना होता है, इसलिए यहां पर इस वाले फॉर्मूले में क्या लगाया गया है, लिमिट q टेंस टू जीरो। देखो ये वाला जो पैराग्राफ है इसे पढ़ने की कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है, इसमें डिफाइन किया है कि हाँ भाई क्यों भाग रहा था, क्यों भाग रहा तो उसको पकड़ने के लिए अनस्पेसिफाइड फोर्सेस लगाने होंगे, और अनस्पेसिफाइड जब फोर्सेस लगाएंगे तो भाई तभी तो रुकेगा, नहीं तो भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही या फिर फील्ड ही वो प्रॉपर्टी है जो स्पेस में डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट होती है, अलग अलग पॉइंट पे क्या होती है, अलग अलग होती है। देखो यहां तक तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, मतलब ये जो अब तीन आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो और इन तीनों पॉइंट्स पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाँ? चलो थोड़ा सा इन्हें जूम कर लेते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट यहां पर जो आपको रेफर कर रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q is defined operationally in terms of the test charge Q which is independent of Q। देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा जो लाइन है ये आपको समझाना चाह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है किसके कारण, इस Q के कारण, इस पॉजिटिव Q के कारण किसी पॉइंट P पर जहां पर हमने कोई दूसरा चार्ज स्मॉल q रखा है, इस फ्री फ्रॉम दिस वैल्यू, इस Q से क्या है, फ्री है, इस Q पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब मेरे सराउंडिंग कहीं पर किसी एक पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मेरी जो फील्ड है उस पॉइंट पर कुछ भी आ जाए उस पर डिपेंड नहीं कर रही भाई। तो इस वाले चार्ज के कारण, बड़े वाले चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज Q के कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो डिपेंड ही नहीं कर रही कि वहां पे कोई दूसरा चार्ज कैसे आ रहा है। दूसरा चार्ज 10 का है, 20 का है, 30 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी है, उससे मतलब ही नहीं है। वो फील्ड डिपेंड ही नहीं करती है। क्यों नहीं डिपेंड करती है? तो फॉर्मूला तो जानते ही हो भाई आप, क्योंकि होता है फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, और एफ का भी फॉर्मूला आप जानते हैं होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिगर क्यू स्मॉलर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू। तो क्यू ने क्यू को क्या कर दिया? कैंसिल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला है उस फॉर्मूले में देखो अनदर क्यू, मतलब जो टेस्ट चार्ज आप यूज कर रहे थे उसका वैल्यू ही नहीं है, वो टर्म ही यहां पे नहीं है। तो E इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्मॉल क्यू। फोर्स करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा। यही आपको इस सेकंड पैराग्राफ में समझाया गया है लिख करके। अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। तो इसे कर लेना कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ लोगे तो काम आएगा। इसे मार्क कर लीजिए कि हमें पढ़ना है। चलो, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ वो आपसे बताना चाह रहा है कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, देखो इस पैराग्राफ में क्या है? फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज, and on the other hand the source charge is negative, then the electric field vector will be negative। देखो इसका डायग्राम पीछे वाले पेज पे बनाया हुआ था। अगर मैं पीछे वाले पेज पे जाऊं, ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? ये दो डायग्राम है यहां पर। पॉजिटिव वाले को अगर नोटिस करोगे तो ये था पॉजिटिव चार्ज, इससे फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है। रेडियली का मतलब है उनके रेडियस के अलोंग। तो रेडियली क्या निकली? आउटवर्ड निकली। अच्छा, रेडियली आउटवर्ड्स क्यों निकलती भाई? क्योंकि रिपल्सन ऐसा होता है ना, देख मुझ पे रिपल्सन हो रहा है तो मैं ऐसे कहीं टेढ़े मेढ़े नहीं भागता हूं, मैं हमेशा ऐसे सीधे जाऊंगा, या फिर मैं ऐसे एकदम फॉरवर्ड आगे आऊंगा, या मैं फॉरवर्ड पीछे जाऊंगा। ये एकदम स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्म है, कभी ऐसे जिग जिग लाइन नहीं है, कभी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन, कर्व लाइन नहीं है। ये हमेशा कैसी लाइन है? ऐसे सीधी लाइन है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को कैसा भगाएगा? सोचो, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है इस वाले चार्ज से कैसे जाएगा? यहां पर है तो ऐसे जाएगा, 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 यहां पर है तो ऐसे जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो फील्ड निकल रही है वो रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली कैसा है? आउटवर्ड है। लेकिन अगर इसी की जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसी की जगह पे कैसा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है? फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज रेडियली क्या कर रहा है? पार्टिकल की फील्ड को अपनी तरफ बुला रहा है, या फिर जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी है? इनवर्ड है। तो ये जो सेकंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में भी डिस्कशन कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि इसे आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। थर्ड पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। फॉर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड्स from the charge. On the other hand, if the source charge is negative, the electric field will be vector at each point, points radially inward। चलो, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपसे कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूअस होगी और स्फेरिकल फॉर्म में कंटिन्यूअस होगी। जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये केवल आर स्क्वायर से चेंज हो रही है। आर स्क्वायर से चेंज होने का क्या मतलब है? आर स्क्वायर से चेंज होने का मतलब है, इसको इस तरीके से समझो कि अगर हमारे पास ये एक स्फीयर है और यहां पर सेंटर पे रखा है चार्ज पार्टिकल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां यहां यहां। और देखो ये स्फेरिकल है, 3D शेप है, तो ये स्फीयर का फॉर्म है। तो ये ऐसा है ना, जैसा आप लोग क्या वाटरमेलन खाते हो, अर्थ देखते हो, फुटबॉल देखते हो, ये सारी चीजें क्या हैं? तो ऐसा 3D शेप है। तो इस वाले पॉइंट पे भी सेम, इस वाले पॉइंट पे भी सेम, इस वाले पॉइंट पे, तो ये पूरा 3D फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में सेम होगा। तो यहीं पर ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बी सेम at the equal distances from the charge q, the magnitude of the field will be what? Same। ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ लेना। The magnitude of electric field E due to a point charge is thus same on a sphere with the point charge at its center। In other words, it has a spherical symmetry। मतलब इस वाले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, फिर इस वाले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, फिर इस वाले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है।
तो हर एक स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इसलिए इसे कह रहा है ये है स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्डर। जहां भी स्फीयर आएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। एनसीईआरटी में जो दे रहा है उसको भूल जाओ, जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। यार बहुत सारे चार्ज आ गए, अभी तक हो रहा था एक चार्ज था, अब हो गया ढेर सारे चार्ज। मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहां हो गया Q1, फिर एक चार्ज पार्टिकल यहां हो गया Q2, फिर एक चार्ज पार्टिकल यहां हो गया Q3, फिर एक चार्ज पार्टिकल यहां हो गया Q4। ऐसे करते करते बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। किसी एक पॉइंट पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इस वाले पॉइंट पे कह दिया, पॉइंट P है, यहां पे ये है पॉइंट P, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो 1 के कारण जो फील्ड आएगा, 1 के कारण जो फील्ड आएगा तो ये जाएगा इस तरफ से। मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, Q4 भी पॉजिटिव है। तो 1 के कारण इस वाले पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड्स, तो बाहर निकल रहा है तो फील्ड उधर चला जाएगा, इसे हम लोग नाम दे देते हैं E1। फिर 2 के कारण यहां पर जो फील्ड आएगा, देखो ऐसे लाइन जाएगी ना, क्योंकि रेडियली अभी तो पड़ा ना, तो ये जाएगी लाइन ऐसे डॉटेड फॉर्म में ले जाते हैं यहां पे। फिर ये हो गया E2, ये हो गया E2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 2 एट पॉइंट P। फिर 3 के कारण देखो फील्ड कहां आएगी, अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि 3 है कहां, नेगेटिव, तो 3 के कारण फील्ड आ रही है अंदर की तरफ, तो ये हो गया E3। फिर 4 के कारण जो फील्ड है वो कहां जाएगी, आउटवर्ड, तो ये हो गया E4। तो किसी भी पॉइंट P पर ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, सभी डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेक्टर सम के बराबर होगा। तो E नेट ऑन P, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P। रुको मैं इस डायग्राम को कर देता हूं साइड में। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P, जिसे हम लोग लिख दे रहे हैं E वेक्टर, विल बी व्हाट, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। अच्छा मान लो अगर और भी होते तो इसी को आप प्लस डॉट 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 करके कहां तक ले जाते, En वेक्टर तक लिख के चले जाते। ये वेक्टर एडिशन है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन में R स्क्वायर एंड R कैप, यही जानते हो फॉर्मूला। तो सेम चीज को अप्लाई करते जाओ, तो E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस E2 के लिए लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 स्क्वायर अपॉन में R2, Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 सो ऑन, और यहां पर आप लिखोगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में Rn स्क्वायर Rn कैप। देखो एनसीईआरटी ने इसी को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जहां पर हम लोग केवल लिख रहे हैं E1, उसने लिख दिया है E1P। क्या लिख दिया है, E1P। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1, सीधी सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1। E2P लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2। E3P लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 3। कुछ नया मतलब नहीं है, अगर हमने केवल E3 लिखा है, ड्यू टू चार्ज 3 होना ही होना है। इस वाले फॉर्मूला को जब आप कंबाइन करते हो इन द फॉर्म ऑफ समेशन, तो आप लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और ब्रैकेट लगाओगे, आप इसे लिखोगे क्या, Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर R2 कैप एंड डॉट 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 प्लस Qn अपॉन में Rn स्क्वायर Rn कैप। ये जो इतना झाम ताम कर रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन आ जाएगा, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, पता चलेगा ये फॉर्मूला कहीं लगा ही नहीं रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर का एडिशन का, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसे समेशन के फॉर्म में जो लिखना है। अब भाई एनसीईआरटी ने दे दिया है तो पढ़ ही लेते हैं, बहुत ज्यादा काम का ये है नहीं, थोड़ा सा समझ लोगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फंक्शन यही होता है। तो ये हो गया E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
जो कि कॉमन टर्म था उसको बाहर लिखा, समेशन लगाया, समेशन में i इज इक्वल टू 1 to n किया, यहाँ हो गया क्यू आई अपॉन में आर आई का स्क्वायर और ये हो गया आर आई कैप। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज एंटिटीज। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना हो तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया, कोई नई बात नहीं थी। अगर एनसीईआरटी में पढ़ना चाहें हम लोग तो देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो ये डायग्राम देख रहे हो, चलो डायग्राम देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3, यहाँ पर Q4 है। Q1 के कारण फील्ड देखो यहाँ E1 है, Q3 के कारण फील्ड देखो यहाँ है, Q4 कारण फील्ड यहाँ है, Q2 कारण फील्ड यहाँ है। इनका सभी का वेक्टर एडिशन जो आप लोग जानते हो लाइन ड्रॉ करके या पैरेललोग्राम लगा लगा के हम लोग करते हैं, तो इनका वेक्टर एडिशन किया गया है। E1 को इन्होंने डिफाइन किया है 1/4πε Q1 अपॉन R1p² R1p कैप। उसी तरीके से E2 डिफाइन किया है और फिर लास्ट में ऐड करके समेशन वाला फॉर्मूला दे दिया है। तो अगर आपने इसको समझ लिया है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है काम की बात और ज्ञान की बात, और बिना चीजों को समझे आप इसे समझ ही नहीं पाते हो। ये कह रहा है यार कि हम लोग फील्ड यूज क्यों कर रहे हैं, जब फोर्स था फोर्स से सारी चीजें निकाल रहे थे, फोर्स के जैसे फील्ड को सम भी कर रहे थे, ऐड भी कर रहे हैं, फील्ड में भी सारी प्रॉपर्टीज वही हो रही है, सारी बातें सारा डिस्कशन वही हो रहा है, तो आखिर फील्ड लगा क्यों रहे हैं, फील्ड को लाया ही क्यों। ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड नहीं भी यूज करते तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर ये पैराग्राफ पढ़ोगे आप तो ये कह रहा है कि भाई अगर कूलम्स लॉ के लिए फील्ड नहीं भी यूज करते हो तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन जब तुम पढ़ोगे एनर्जी के बारे में और रेडिएशन के बारे में तो वहां पर होता है टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब होता है कुछ इस तरीके से समझ लो कि कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो रेडिएशन कर रहा है या फिर ऐसे चार्ज पार्टिकल स्पेस में ऐसे भाग रहा हो, इसके कारण दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसमें आ जाता है थोड़ा सा टाइम डिफरेंस, टाइम डिले हो जाता है, टाइम में कमी आ जाती है। अब ये सारी चीजें जो हैं बिना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जाने, बिना वेव्स को समझे नहीं समझ सकते हैं। तो इस वाली चीज को जब हम लोग चैप्टर 8 कवर करेंगे या फिर चैप्टर 7 कवर करेंगे, ईएम वेव्स की बात करेंगे, तो वहां पर आपको ये बात हम लोग फिर से समझनी पड़ेगी और अभी समझ में भी नहीं आएगी। तो इसको यहां पर ही देने का सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर कूलम्स लॉ के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाते हो तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, उसके लिए सारी चीजें बहुत सेम है, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जब आप रेडिएशन पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म पढ़ोगे, इसके बारे में नेक्स्ट पेज में भी डिफाइन किया है यहां पर, तो आप जानोगे कि वहां पर क्या होता है, टाइम का लैग होता है, टाइम डिले होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। आप देखोगे ये लाइन यहां पर लिखा हुआ है, द फील्ड पिक्चर इज दिस, the accelerated motion of the charge q1 and produces electromagnetic waves which then propagate with the speed of c reach to the q2 and cause of force on q2. The notion of the field accounts for the time delay. यहां पर आता है क्या, टाइम डिले, और इसकी कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ना हो करके इसकी अपनी एनर्जी होती है और भी बहुत सारी प्रोपोगेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें यहां पर रिलेट करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, चीजों को समझने के लिए। कूलम्स लॉ में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना नहीं अप्लाई करते तो कोई बहुत बड़ा मैटर होने वाला नहीं। चलो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके बारे में समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। एनसीईआरटी जो अरेंज किया है उसका जो थोड़ा सा अरेंज करने का प्रोसेस है वो अच्छा नहीं है, आप कह सकते हो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बीच में इंक्लूड कर देता है, बट आपको तो पढ़ना ही है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच। तो आपसे कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन था जो यहां पर आपसे कहा एक इलेक्ट्रॉन था, फॉल्स हुआ है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच। The direction of the electric field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a now proton falls through the same distance. Compute the time of the fall in each case and contrast the situation with that free fall under gravity. ध्यान से सुनना, आपको पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है रेडियली आउटवर्ड्स,
पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड्स। और अगर यहीं पर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए तो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है रेडियली इनवर्ड्स। अगर ये वाली लाइन देखो तो ये है पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पे जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पे जा रही है, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहां पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नीचे एक रही होगी पॉजिटिव प्लेट और ऊपर एक रही होगी नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे हमने बनाया। अब बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, तो ऊपर हमने कर दिया पॉजिटिव प्लेट, नीचे हमने कर दिया नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ ऐसे। आपको यहां पर इसको रिलेट करना है मोशन ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल से ही, इसलिए इसने डायग्राम को कुछ ऐसा बनाया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ेंगे तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो ये आ रहा है नीचे। और अगर यहां पर प्रोटॉन को छोड़ेंगे तो ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, तो ये भी आ रहा है कहां, नीचे। देखो यहां पर इन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया है फोर्स, और फोर्स को रिलेट करा दिया है किससे, एक्सेलरेशन से। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा। F इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू ई पढ़ा है। और F इज इक्वल टू अगर क्यू ई पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू ई पढ़ा है, तो F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन भी पढ़ा है, राइट। F इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन भी पढ़ा है। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई हो गया, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई अपॉन में मास। देखो acceleration of electron will be charge on electron, electric field same है, upon में mass of electron, and acceleration of proton will be charge of proton, electric field which is same, upon में mass of proton। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसके लिए एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ऑफ me, मास ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन a। अब देखो यहां पर कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस h इज गिवन बाय दिस। ये कहां से आ गया, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर हाफ ऑफ at स्क्वायर। अगर ये रेस्ट से है तो ut हो जाता है आपका 0, और s को आप कर देंगे अगर h तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ gt स्क्वायर, जहां पर आपको g मिल जाती थी क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और यहां पर क्वेश्चन में भी इन्होंने कहा है कि आपको इसे फॉल अंडर द ग्रेविटी या फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी उससे रिलेट करना है। तो ये जो एक्सेलरेशन, ये जो g है, इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, एक्सेलरेशन ही। तो ये हो गया h इज इक्वल टू हाफ ऑफ a t स्क्वायर, और यहां से आपको टाइम क्या मिल जाएगा, 2h अपॉन में a एंड विद इन रूट। सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है 2h अपॉन में a विद इन रूट। अब a की जगह मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की जगह क्यू ई अपॉन एम ई हो सकता है। तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन क्या निकाल दिया, 2h me अपॉन ई करके निकाल दिया, और टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन देखिए आपको मिल गया 2.9 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 सेकेंड। सेम प्रोसेस किसके लिए किया गया है, प्रोटॉन के लिए किया गया है। सेम प्रोसेस किसके लिए किया गया है, प्रोटॉन के लिए किया गया है, और प्रोटॉन का टाइम आपको मिल गया है 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 सेकेंड। देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सबसे पहले रखा गया है क्यू ई अपॉन एम, फिर सेकेंड फॉर्मूला टी इज इक्वल टू विद इन रूट ऑफ 2h अपॉन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी गई है, फिर बोल दिया गया टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी व्हाट, विद इन रूट ऑफ 2h अपॉन में a e, एंड फॉर द टाइम ऑफ प्रोटॉन बोल दिया गया विद इन रूट ऑफ 2h अपॉन में a ऑफ प्रोटॉन, और दोनों का टाइम निकाल लिया गया है। दस द एक्सेलरेशन ड्यू थ्रू द ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, क्योंकि जो टाइम का कंपेयर है या फिर एक्सेलरेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ग्रेटर, इसलिए ग्रेविटी के एक्सेलरेशन को यहां पर इग्नोर कर दिया गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल 1.8 देखो, ये एग्जाम्पल समझो, यहां पर कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2,
of magnitude plus 10 raised to the power minus of 8 coulomb and minus 10 raised to the power of 8 coulomb are placed at 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B, C as shown in the figure. तो देखो एक चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पर है Q1, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है आपका Q2. Q1 की जो वैल्यू है वो है आपकी पॉजिटिव 10 raised to the power of 8 coulomb और Q2 की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव 10 raised to the power minus 8 coulomb. यहाँ पे भी माइनस है. अब एक पॉइंट है आपका B यहां पर, A यहां पर और C यहां पर. देखो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉइंट A की, पॉइंट A, तो पॉइंट A के लिए एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है जो कि है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पे है जो कि है नेगेटिव. अगर यहां पर नोटिस करो आप तो बीच वाले पॉइंट में पहला चार्ज ये है आपका Q1 और ये है आपका Q2. ड्यू टू Q1 फील्ड कहां होगी? अवे फ्रॉम इट, रेडियली आउटवर्ड्स होगी. और ड्यू टू Q2 फील्ड उधरी साइड होगी. तो ई नेट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर क्या मिलेगी? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2. आप इसे वेक्टर का फॉर्म भी लगा सकते हैं. ई नेट वेक्टर इज गोइंग टू बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. क्योंकि यहां पर दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में है इसलिए आपको ये मिल जाएगा चार्ज पार्टिकल या फिर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दूसरे वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और वैल्यू रख दो. एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के कारण निकाल लेते हैं. इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? 0.05 मीटर, 0.05 मीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो. क्यू की वैल्यू आपको पता है 10 raised to the power minus of 8 कूलम. आर की वैल्यू भी आपको पता है 0.05. 0.05 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस 0.1 मीटर का था, मतलब 0.1 मीटर का है, तो उसका हाफ करोगे तो 0.05 आ जाएगा. इसलिए 0.05 रख दिया गया और आपको बता दिया गया क्या इसका आंसर आएगा. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पर ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, यहां पर ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं और ऐड होने के बाद आपको एक फाइनल आंसर यहां पर दे दिया गया. अब ध्यान से सुनिए, यहीं पर एक नई बात लिखी गई है या छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है कि E1A इज सेम एज E1B. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है और सब कुछ अगर सेम है तो दोनों ही फील्ड क्या होगी? सेम होगी. इसीलिए यहां पर दोनों को ही सेम कर दिया गया है और आपको आंसर दे दिया गया. अब हम लोग बात करते हैं, ये E2B ना लिखिए, ये E2A होगा. चल एट पॉइंट बी वाले पॉइंट की बात करते हैं. बी वाला जो पॉइंट है इन्होंने ऑलरेडी शो किया हुआ है कि इसकी डिस्टेंस 0.5 मीटर अवे है. तो बी वाला पॉइंट है, यहां पर चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव वाला, यहां पर है चार्ज पार्टिकल नेगेटिव वाला और ये पॉइंट बी यहां पर. ड्यू टू फर्स्ट चार्ज नेमिंग दे देते हैं, ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2. तो Q1 के कारण बी पर ये है पॉइंट बी पर जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड्स होगी, ये हो जाएगी E1. और Q2 का जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी इनवर्ट, ये हो जाएगी E2. तो देखो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगी E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर. देखो डिस्टेंस देख लेते हैं कि कैसे डिस्टेंस आएगी. यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 0.05 मीटर. यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दे रहा है 1 मीटर ना. तो आर ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज 1, सो R1B आपको कितना मिल रहा है? 0.05. और R2B कितना आपको मिलेगा? ये मिलेगा 0.1 प्लस 0.05, जिसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.15 मीटर. इन दोनों को यूज करके आप निकालेंगे E1 एट बी और निकालेंगे E2 एट बी. कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1B स्क्वायर और इसका फॉर्म लगाएंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2B स्क्वायर. देखिए यहां पर Q2 की वैल्यू अब नेगेटिव मत रखना, क्योंकि नेगेटिव के कारण ऑलरेडी हम लोगों ने फील्ड की डायरेक्शन बना लिया. अगर ना बनाया होता तब आप उसे रखते. ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा यहां पर पुट कर देना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो ये था हो गया पॉइंट बी के लिए. बात करते हैं पॉइंट सी के लिए. पॉइंट सी के क्या है? ये वाला पॉइंट. तो सी पॉइंट यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां पर है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है.
देखिए पॉजिटिव के कारण यहां पर जो फील्ड आएगी वो हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव कारण जो फील्ड आएगी वो हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू 1, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू 2। तो आपको इनको पता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाता है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसके लिए आप फॉर्म लगाएंगे ई इज इक्वल टू विद इन रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहां से जो इसकी डिस्टेंस दी है वो भी 0.1 है, और यहां से इसकी डिस्टेंस है वो भी 0.1 है, दोनों ही कितनी दी हुई है 0.1 0.1। तो इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब E1C और E2C दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर यहां पर मैं रखूं मतलब E1 और E2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो मिल जाएगा विद इन रूट ऑफ, दोनों को ही E1 रख देते हैं, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 फिर से E1 और कॉस ऑफ, देखो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस वाले साइड और इस वाले साइड का जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 120 डिग्री। कैसे, तो ये पूरी लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, ये ट्रायंगल वाली लाइन कट गई, ये हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो एंगल होता है वो 60 होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120, 180 माइनस 60, तो यहां पर रख दीजिए कॉस 120 डिग्री। ये हो जाएगा विद इन रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर, इससे इन दोनों से क्या हो जाएगा ये E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 120 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएं तो देखो यहां पर वैल्यू रखा हुआ है दोनों को सेम करते हुए, और इसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज कर लिया है। डिफरेंट तरीका में इसने कंपोनेंट बना लिया, क्योंकि एक वेक्टर आपका ऐसा जा रहा था, एक वेक्टर आपका ऐसा जा रहा था, और यहां पर आपका था, तो ये वाला था E1C और ये था E2C। यहां पर ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का और ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। एक वो तरीका जो हम लोगों ने बताया उसे भी यूज कर सकते हैं, एक ये दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो E1C का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे आप लिखेंगे E1C cos ऑफ 60 डिग्री, और इस वाले का भी एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में जाएगा, जिसे आप लिखेंगे क्या E2C cos ऑफ 60 डिग्री। दोनों को 60 डिग्री दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1C cos ऑफ 60 डिग्री प्लस E2C cos ऑफ 60 डिग्री, और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। E1C और E2C दोनों सेम थे, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, और cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू आप जान ही रहे हैं, cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 करके आपको वैल्यू केवल किसकी मिल जाएगी E1 की मिल जाएगी ना। इसी तरीके से अगर हम लोग पीछे वाला डायग्राम देखें जो हम लोग जहां पर सॉल्व कर रहे थे, यहां पर cos ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये E1 था तो ये E1 स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो ये भी आपको विद इन रूट ऑफ E1 स्क्वायर मिल जाता। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बाहर केवल और केवल किसकी वैल्यू मिलती E1। तो चाहे आप इस मेथड से फॉलो करो चाहे आप उस मेथड को फॉलो करो, दोनों ही मेथड में आपको आंसर सेम मिलना है, तो जो आपको ईजीएस्ट लगता है आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो यहां पर दिया गया है बहुत ब्रीफ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीजें उनको समझ लेते हैं। देखो यहां पर अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो बात दी गई है वो फिर से रिपीटेड ही है, तो एक बार यहां पर भी देखोगे तो फिर से देखना पड़ेगा। ये जो आप पढ़ना है आप इसके बारे में कहानी दी गई है, ये सारी चीजें आप जानते हो पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन यहां पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि E इज स्ट्रॉन्ग near the charge, so the density of the field lines is more near the charge and the lines are closer. Away from the charges, the field gets weaker and the density of the field lines is less, resulting in well separated lines. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो अगर हम लोग यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम देखें, फैराडे ना, अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा किसके फॉर्म में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में। फैराडे को इलेक्ट्रिक फील्ड विजुलाइज होती थी,
तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना इसका फिगर बनाया जाए, इसको फिगर से समझा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उन्हें लगता था यार ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल से लाइंस निकल रही हैं, वो दूसरा चार्ज पार्टिकल है, वहां पर फोर्स लग रहा है। तो ये सारी चीजें करते हुए फैराडे ने बनाया क्या, एक पिक्चोरियल डायग्राम फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं ये आउटवर्ड्स होती हैं, और नेगेटिव के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं ये होती हैं इनवर्ड्स। ये सारा फैराडे ने ही बताया। ठीक, अब ये बता रहे जब ये पॉजिटिव के कारण बाहर जा रही है तो कहां पे जाके एंड होगी, इनफाइनाइट पे, और अगर ये नेगेटिव कारण इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो कहां से आ रही होंगी, इनफाइनाइट से। तो ये बात हमें बताई किसने, फैराडे ने। तो फैराडे ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण आप इनफाइनाइट फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल कारण आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड लाइंस देखो ऐसे जा रही है, 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 और भी ड्रॉ कर सकते हैं, और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ लाइन से मैटर नहीं है, उनकी डेंसिटी से मैटर है। अगर ये बहुत ज्यादा डेंस होंगी जैसे इसके पास में, तो वहां पे फील्ड ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जा रही है इनकी डेंसिटी कम होती चली जा रही है, तो वहां पर फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। तो ये वाली लाइन एक इंपॉर्टेंट थी, इसे आप मार्क कर लेना। यही बात यहां पर फिर से नीचे लिखी गई है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन बट दैट इज नॉट नेसेसरी, एक्चुअली दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर आप देखोगे इट इज द रिलेटिव डेंसिटी विच इज द मेन थिंग इंपॉर्टेंट इज व्हाट, द रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, उसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया। अब यहां पर एक बात देखिए, ये वाला लाइन अगर आप चाहो तो यहां से यहां इसके बारे में लिखा है कि ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल होकर के 3 डायमेंशनल है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। इसी बात को यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। एंड द एरिया इंक्लूजिंग द चार्ज इंक्रीजेज as the square of the distance, the number of field lines crossing the enclosing area remains constant whatever may be the distance of the area from the charge। देखो ये कह रहा है कि अगर यहां से 2 लाइंस निकल रही हैं तो यहां वाले एरिया पर, यहां वाले एरिया पर 2 ही बनी रहेंगी। मतलब अगर इसको थोड़ा सा सोचो तो एंगल सेम ही बना रहता है। अगर ये 2 लाइन से भले इनके बीच का एरिया कितना भी ना बढ़ जाए, कितनी भी लाइन इनकी लंबी क्यों ना हो जाए, इनके बीच का जो एंगल रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम ही बना रहता है। अगर इसी को 3D में समझेंगे तो उनका जैसे अगर आप आइसक्रीम सोचो, कोनिक आइसक्रीम ना, तो जो यहां पर सॉलिड एंगल बना होगा, सॉलिड एंगल यहां पे बना होगा, वही सॉलिड एंगल यहां पर भी बना होगा। ठीक है, तो यहां पर यही बात की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा गया, वी स्टार्टेड सेइंग दैट द फील्ड लाइंस कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आप मार्क कर लो, यहां से लेकर के यहां तक की क्या है, मार्क। फिर से यही बात बोल दिया, हैविंग ड्रॉन अ सर्टेन फील्ड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट्स टू द स्ट्रेंथ। ये वाला पॉइंट फिर से देखिए, यहां से सेम से रिपीट है, द फील्ड लाइंस crowded where the field lines is strong and are spaced apart where the field lines is weak। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये फील्ड लाइन के बारे में ही बोल रहा है सारी चीजें। अभी जो हम लोगों ने समझा कि ये 3D है और एंगल सेम है, या फिर हम लोगों ने जो ये बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसी चीज को फैराडे साहब ने पिक्चोरियल डायग्राम से रिलेट करके बताया है। तो अगर तुम्हारा पढ़ने का मन होगा इसे पढ़ लेना, सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, आप ऑलरेडी उस चीज के बारे में जानते हो। यहां पर आप देख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज क्लियरली हैज 1/r² डिपेंडेंसी। फिर इसके बाद जो आपको दिया जा रहा है ये फैराडे के बारे में ही डिस्कशन है। तो इस वाली लाइन को अगर आप देखोगे तो ये फैराडे का ही एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि फैराडे ने इसको कैसे विजुलाइज किया था। अब यहां पर देखो, the electric field lines are actually a pictorial mapping of the electric field around a configuration of the charge, and the electric field lines are in general a curve drawn in such a way that the tangent of the electric field lines in the direction of net field always represent what, the direction of electric field at that point। So ये वाला एक इंपॉर्टेंट था, आपको इसे यहां तक पढ़ना था। चलो इसके बाद
इसे अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस पर बात करते हैं। देखो ये सारी प्रॉपर्टीज बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या दे रहा है आपसे, द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन दे मे स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट। क्या कह रहा है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव से, एंड होते हैं नेगेटिव पे, स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव से, एंड होते हैं नेगेटिव पे। और अगर ये सिंगल सिंगल है, अगर ये क्या है, सिंगल चार्जेस हैं, जैसे अगर डायग्राम देखो, अगर यहां पर Q इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो Q इज ग्रेटर देन 0 लिखे होने का मतलब होता है कि Q है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कारण ये जो फील्ड लाइंस है ये है आउटवर्ड्स, तो ये स्टार्ट तो 0 से हो रही है, एंड कहां पे हो रही होगी, इनफाइनाइट पे, ये जाकर के इनफाइनाइट पे एंड होगी। नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि ये फील्ड लाइंस एंड कहां पे होंगी, नेगेटिव पर, और आ कहां से रही होंगी, इनफाइनाइट से आ रही होंगी, Q इज 0। अगर यहीं पर दो लाइक चार्जेस आ जाए, दो क्या आ जाए, लाइक चार्जेस, तो देखो यहां पहली प्रॉपर्टी आप समझ चुके हो, पहली प्रॉपर्टी क्या है आप इसके बारे में समझ चुके हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। देखो फील्ड लाइन क्या है, वो कभी रुकेगी नहीं ना। अगर फ्री रीजन में हम बात करें तो फील्ड लाइन कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां तक आई फिर रुक गई फिर ऐसे, ये बिना रुके कंटिन्यूअस लाइन है, ये कंटिन्यूअस कर्व है बिना रुके हुए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट का आपका सेकंड प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। थर्ड प्रॉपर्टी जो यहां पे दिया है, टू आइडेंटिकल फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड द फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन विच इज एब्सर्ड। देखो मान लो कि एक फील्ड लाइन इधर से आ रही थी, एक फील्ड लाइन इधर से आई, दोनों टकराई, तो इनका जो यहां पर कॉम्बिनेशन होगा वो मैटर करेगा, दोनों का अपना अपना पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो किसी भी एक पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस कभी नहीं हो सकती हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स, दिस फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर 2 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर पढ़ेंगे, जो ये कहता है कि फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, कभी भी कंप्लीट लूप नहीं बनाती है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा यहां से स्टार्ट हुई फिर यहां पर आकर एंड हुई, ठीक है। चल देखो अगर दो फील्ड लाइंस हैं, सेकंड वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि अगर दो लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो इनके कारण जो फील्ड लाइंस होती है ना, वो फील्ड लाइन भी आपस में एक दूसरे को रिपल करती हैं और वो बना लेती हैं ऐसा कर्व नेचर, फिर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये कर्व फॉर्म बना लिया है लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर यहीं पर ये नेगेटिव नेगेटिव भी होते तो यहाँ पे भी जो फील्ड इन साइड आएगी वो भी ऐसे कर्व के फॉर्म में जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तो इनका जो रिपल्सन की प्रॉपर्टी है वो फील्ड लाइन पर भी दिखेगी आपको। और अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो ये आप देखो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे नेगेटिव पे एंड होंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे नेगेटिव पे एंड होंगे। ये सारी प्रॉपर्टी थी फील्ड लाइन से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया है। कल की क्लास में हम लोग डायपोल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी और आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।